शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, लेकिन एक चीज़ की कितनी डिमांड है इसकी तो कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। इसका तो पता होना चाहिए था कि यार इतने घरों की, इतने सिटीज़ की, इतनी कॉलोनीज़ की, इतने सोसाइटीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, या इस एरिया में जहाँ पे हम बना रहे हैं क्या यहाँ पर इतनी तेज़ी से लोग आएंगे वीरानों में, क्या इस यहाँ पर इतनी तेज़ी से ग्रोथ होगी लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सबसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है। दुनिया के किसी भी शेयर मार्केट को उठाकर देख लो, चाहे वो भारत का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो या फिर यूरोप का हो, हर एक स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रहा है। और इसका कारण है युद्ध। जहां पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू था, अब उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया है कि इजराइल का युद्ध भी शुरू हो चुका है। हालांकि आप कहोगे कि इजराइल और यूक्रेन तो छोटे देश हैं, इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी दुनिया को क्राइसिस में ले आए। तो देखिए, इसके पीछे भी दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि जहां यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे ना, वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो गए थे। लेकिन इजराइल युद्ध ने ना पूरे मिडिल ईस्ट में तेल सप्लाई पर अनसर्टेनिटी खड़ी कर दी है, जिससे कि जब से इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से कच्चे तेल के दाम दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका। दरअसल अमेरिका पिछले 1.5 साल से यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है, और ये अरबों डॉलर आ रहे कहां से हैं? अमेरिका में डॉलर छाप कर। और आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 2 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इजराइल और यूक्रेन दोनों को मिलाकर लगभग 100 बिलियन डॉलर की मदद देगा। जी हां, 100 बिलियन डॉलर। दुनिया में कम से कम 70 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी नहीं है। इतना पैसा वो देगा, और कहां से आएगा? ये डॉलर छाप कर। और जब डॉलर छपेगा तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई दर बढ़ेगी, और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे विशालकाय अर्थव्यवस्था है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो नंबर 1 है यानी कि अमेरिका, वो तो संकट है ही, साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, वो तो टाइम बॉम्ब बनी बैठी है। ये पता नहीं कब फट जाए। वहां पर प्रॉपर्टी संकट इतना विशालकाय हो चुका है कि कई ट्रिलियन डॉलर डूबने के आसार हैं, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था में हर रोज मेगा डैमेज हो रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था में हर रोज अरबों डॉलर डूब रहे हैं, और आने वाले समय में ये अरबों की संख्या बढ़कर ट्रिलियन में जाने वाली है। यानी कि दुनिया की 2 सबसे विशालकाय अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया को डुबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसका असर आप देखिए दुनिया भर के खजानों पर। दुनिया में आप किसी का भी विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि जो सरकारी खजाना होता है जिसमें आप विदेशी मुद्रा रखते हैं, उसकी हालत देख लीजिए, सबकी बुरी है। यहां तक कि अब से 1 हफ्ते पहले तक तो भारत का खजाना, जो कभी 609 अरब डॉलर हुआ करता था, जी हां, इतना विशालकाय हो गया था हमारा खजाना, लेकिन वो घटते घटते 1 हफ्ते पहले तक मात्र 583 बिलियन डॉलर पर आ चुका था। और दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे थे कि अगर भारतीय खजाना दोबारा फिर से 550 बिलियन डॉलर के नीचे आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में संकट ही इतना बड़ा है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास रहा है, जब जब इस पर संकट आया है, जब जब इस पर दबाव पड़ा है, ये उतनी ही टॉप रफ्तार से आगे बढ़ती है, ये उतनी ही चमकती है। इस बार फिर ऐसा हुआ है। दरअसल जहां पिछले हफ्ते उम्मीद की जा रही थी कि भारत का खजाना इस हफ्ते करीबन 5 बिलियन डॉलर तक गिर सकता है, लेकिन भारत ने इसे रिवर्स कर डाला है। और ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने करी है कि भारत का खजाना पिछले 1 हफ्ते में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर बढ़कर 586 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। और मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि बस सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर बढ़ा है, ये तो बहुत कम है। तो देखिए, ऐसे संकट में बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। हमें तो ये लग रहा था कि 4-5 बिलियन डॉलर घटेगा। ऐसे में हमने जो ये रिवर्स किया है ना, ये बड़ी बात है। और आगे बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो हम 1-2 हफ्ते में शानदार रिकवरी और दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं, एक बार भारतीय खजाना जब रिकवरी पर आता है तो हर हफ्ते 9 से लेकर 10 बिलियन डॉलर बढ़ना हमारे खजाने के लिए आम बात है। लेकिन फिर भी आने वाले हफ्तों में चाहे हमारा खजाना गिरता है या बढ़ता है, मैं उस पर आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो जी जनाब,
अच्छा, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वाकई युद्धों की वजह से, जंगों की वजह से इकोनॉमिक के हालात बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है पूरी दुनिया के। लेकिन उस दौरान मैं बिल्कुल दाद दूंगा, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा इंडिया के जो इकोनॉमिक्स्ट हैं या पार्टीज़ हैं या जो रूल इस वक्त कर रही है पार्टी, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं। या इसका मतलब ये भी है कि एक तो इस वक्त अचानक अगर कंट्री की या पूरी दुनिया की सूरत हाल डामाडोल होती है और अगर कोई कंट्री थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मतलब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ की तरफ है, डिक्रीज़ की तरफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये वो सूरत हाल है। ये इस सूरत हाल की वजह इससे पहले की प्लानिंग है, इससे पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे पहले के जो ग्राउंड बनाया गया था इकोनॉमी के लिए। इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर दुनिया के हालात सही चलते, अगर दुनिया जैसे चल रही थी वैसे चलती, तो ग्रोथ कितनी स्पीड से होती। जहाँ पर अमेरिका परेशान है, चाइना परेशान है। चाइना के हवाले से बहुत ही डिटेल से एक वीडियो देखी थी जिसमें ये पता चला था कि बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट्स पे काम कर दिया गया। बहुत ज़्यादा घर, बिल्डिंगें, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़, बहुत ज़्यादा सिटीज़ बना दिए गए और हर इन्वेस्टर ने उसी पे इन्वेस्ट किया। शुरू में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, लेकिन एक चीज़ की कितनी डिमांड है इसकी तो कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। इसका तो पता होना चाहिए था कि यार इतने घरों की, इतने सिटीज़ की, इतनी कॉलोनीज़ की, इतने सोसाइटीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं, या इस एरिया में जहाँ पे हम बना रहे हैं क्या यहाँ पर इतनी तेज़ी से लोग आएंगे वीरानों में, क्या इस यहाँ पर इतनी तेज़ी से ग्रोथ होगी लोगों की। उन्होंने बेहतरीन तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर लिया, घर बना लिए, लेकिन इतनी तेज़ी से पैसा रिकवर नहीं हो रहा। वहाँ पे पैसा उनका स्टक हो चुका है। पूरे सिटीज़ जो हैं वो परिंदों के घर बन गए हैं चाइना में। बाकायदा वहाँ पे बिल्कुल ही वीरान पड़ी हुई है पूरी बिल्डिंगें, पूरे घर। कोई वहाँ रहने को तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा बगैर प्लानिंग के शुरू में जब ये काम हुआ होगा, यही सूरत यार मैं आपको सच बताऊँ पाकिस्तान में भी चल रही है, ख़ास तौर पे कराची में। कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग समझते हैं रियल इस्टेट, बस आप बिल्डिंगें बना लो, सोसाइटीज़ बना लो। यहाँ पे बड़े जो टाइकॉन हैं, जैसे इंडिया में मैंने सुना है कि जो बहुत बड़े बिलियनियर हैं वो स्टार्टअप करने वाले हैं, वो ऑनलाइन से है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर उलट है, कराची में, पाकिस्तान में, यहाँ पर जो टाइकॉन हैं वो रियल इस्टेट वाले हैं, अंगूठा छाप लोग हैं। पैसा बाप का पैसा था या जो भी था, या किसी भी तरीके से पैसा कमाया, फिर उसको लगाया, तो आज वो बड़े सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, बड़े कॉलोनीज़ बनाए जा रहे हैं वो लोग। तो आने वाले वक्त में ये ख़तरनाक हो जाता है, पैसा स्टक होता रहता है। ये कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि रियल इस्टेट वाला जो पैसा है वो रूल नहीं करता, वो स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से इकनॉमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इस पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगानी चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने चाहिए, ताकि लोग प्रोडक्शन की तरफ जाएं, यानी कि लोग चीज़ें बनाने की तरफ जाएं। लेकिन मैं दाद दूंगा, बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इन हालात में भी ग्रोथ हो रही है, कम ही सही ग्रोथ हो रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अगर हालात देखें तो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडियन इकनॉमी। तो तनकीद करने वाले फिर भी तनकीद करेंगे, जितना हो सके अप्रिशिएट करना चाहिए। ये पिछले 10-12 सालों की प्लानिंग की वजह से आज जो सूरत हाल है, अगर हालात बेहतर होते, कोविड नहीं आता और ये दुनिया के अंदर एक बैलेंस होता, तो आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा होता। तो लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।